नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वित्त मंत्री वाली चमक दिखी जिससे बिहार के निवेश के बारे में आप कुछ ज्यादा जान सकें। बीजेपी ने वादा किया है अगले 5 साल में बिहार में 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। बीजेपी को बताना चाहिए उसके किस राज्य में 50 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। मतदान करीब आते आते चुनाव का क्या हाल होता है उम्मीदवार से पूछिए। बूथों पर कार्यकर्ता बिठाने के लिए पैसों की लूट शुरू हो जाती है। जो जितना बांट दिया उसकी तैयारी उतनी मजबूत नजर आती है। Wait. दरअसल वास्तविक राजनीति की सच्चाई इन मुद्दों और सवालों से कहीं ज्यादा क्रूर है। सम्राट चौधरी के उच्चारणों का मजाक उड़ाया जाता है, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। सम्राट वित्त मंत्री के रूप में कैसे मंत्री हैं इसका मूल्यांकन होना चाहिए, किस शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं इसका नहीं। उच्चारण की बात तब होती जब बिहार में चुनाव जात देखकर, खाते में 10,000 देखकर नहीं होता। वीडियो मोकामा का है। खुली जीप में ललन सिंह के साथ सम्राट चौधरी का यह रोड शो बता रहा है कि सम्राट ही इस वक्त बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के आरोपों के बाद भी बीजेपी और जदयू ने उनसे किनारा नहीं किया है। बीजेपी के वोटर की भी पीढ़ी बदल गई होगी। बिहार बीजेपी के पुराने नेता पीछे जा चुके हैं। क्या बीजेपी के समर्थक वोटर की नई पीढ़ी यानी जेन जी सम्राट को अपना कूल नेता मान रही है? क्या उससे भरोसा है कि सम्राट के पास वित्त मंत्री के तौर पर बिहार का कोई नया विजन है, या सम्राट भाषण देते समय वित्त मंत्री के रूप में उसे मोहित प्रभावित कर लेते हैं? न्यू एज इकोनॉमी का युग बिहार को जोड़ना। Wait. There's something I want to tell you. दुनिया में सेमीकंडक्टर से लेकर हवाई जहाज का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सुई तक बनाने की पूरी कल्पना, और इसमें वैश्विक बैंक और एंड हब के और ग्लोबल वर्क्स प्लेस के रूप में स्थापित करना। -2. Even I have something to tell you. Lasting relationship. एनडीए बीजेपी के जो हम लोगों के उप मुख्यमंत्री हैं, आइए कितना बढ़िया काम करते हैं जी। सरकार के काम में ये इतना बढ़िया काम करते हैं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई इधर उधर नहीं, और एक एक चीज को जानते हैं कि कहां पर क्या है। तो इसीलिए हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों ने कहा है तो इनको भारी वोट दीजिए और पूरा इनको विजयी बना करके खूब अच्छा करिएगा। हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार Wait. उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995। नोट कर लीजिए, 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई। उसमें ये अभियुक्त हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि ये मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं। इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं। तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर, कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया।
ये भी उसमें संलग्न थे और इन्होंने रिटन में एफिडेविट देकर बोला था कि 1995 में ये मात्र 15 वर्ष के थे, ये नाबालिग थे और इसी आधार पर इनको बेल मिली थी। तो 1981 में पैदा हुए थे, ये इन्होंने खुद माना, जब इनको तारापुर हत्याकांड में बेल चाहिए थी। उन्नीस के हो गए जब इनको चुनावी एफिडेविट भरना था, 1968 में पैदा हो गए। उस दौरान उन्होंने लिखित में यह भी दिया था कि राकेश कुमार सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित कुमार बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। 1999 में उनकी उम्र 22 साल थी, ये उनसे छोटे थे, तो ये 25 के कैसे थे 1999 में? ये जो गुत्थी है ये महामानव और उनके सम्राट ही सुलझा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, 2010 के हलफनामे में उन्होंने अपने आप को 28 साल का बताया था। तो आप में से कोई भी हाथ उठाकर यह बता दे कि अगर आप 2010 में 28 साल के थे तो 15 साल बाद तो आप 43 या 44 के ही होंगे। या ये कौन सा जादू है कि 2010 के हलफनामे में 28 का व्यक्ति 2025 के हलफनामे में 56 का हो जाता है और चुनाव आयोग आंखों पे पट्टी बांधकर चुपचाप सो रहा है। Wait. तारापुर और खड़गपुर के लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि 6 तारीख को मतदान के दिन सबसे पहले मतदान कीजिए और यहां से सारा रिकॉर्ड तोड़कर हमको पटना भेजिए, जो हम नीतीश कुमार जी को सहयोग करने का काम कर सके और नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करते रहे। राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में सम्राट चौधरी पर लगे आरोपों का जिक्र नहीं किया है। हमने तेजस्वी यादव के 3 भाषणों का अध्ययन किया, उनमें भी सम्राट चौधरी का जिक्र नहीं आता है। Wait. और कुछ ललटनी को कह रहा है कि हम जो है नीतीश जी ये जो पैसा 10,000 दे रहे हैं ये वापस ले लेंगे चुनाव के बाद, इसका सूद देना पड़ेगा। लेकिन नीतीश जी यहाँ बैठे हैं और मैं बिहार का वित्त मंत्री हूँ और मोदी भैया और नीतीश भैया ने बिहार के 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया है। मैं गारंटी देता हूं कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ जो इस पैसे को वापस ले सकता है। साथियों, कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ। लेकिन ये चुनाव आया है तो इस सरकार 10-10 हजार रुपया रिश्वत दे रही है चुनाव में। 20 साल से याद नहीं आया? अरे दे भी नहीं तो उधार दे रही है, सूद समेत वसूलेगी। उसने लोग चालाक लोग हैं, चुनाव के बीच में ये लोग 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, रिश्वत दे रहा है। 10 हजार रुपया कितना चलेगा? परिवार में कोई बीमार हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तेजस्वी एक सरकारी नौकरी परिवार में देगा तो जिंदगी भर आपका मदद करने का काम करेगा। Wait. में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रोड शो करते हैं और अगले दिन जाकर कहते हैं एक एक व्यक्ति को अनंत सिंह बनकर वोट देना है। वे एक अनंत सिंह की जगह कई हजार अनंत सिंह पैदा करना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ललन सिंह से पूछ सकते हैं कि अनंत सिंह को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया? क्या मोकामा का एक एक वोटर अनंत सिंह बनेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी बता सकते हैं कि अनंत सिंह जंगल राज के प्रतीक हैं या कानून के राज के? प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब कभी नहीं दे सकते, ना गोदी मीडिया उनसे यह सवाल करेगा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा था, आरा में पिता पुत्र प्रमोद कुशवाहा
प्रियांशु कुशवाहा की सत्ता संरक्षित अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपने भाषण में कृपया जंगल राज का जिक्र अवश्य करें। आपके प्रत्याशी खूब खून खराबा कर रहे हैं। सवाल तेजस्वी यादव से भी होना चाहिए, उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट क्यों दिया? लेकिन क्या जवाब नीतीश कुमार को नहीं देना चाहिए कि जब आप जंगल राज की आलोचना करते हैं तो उस दौर के अनंत सिंह को टिकट क्यों दिया? अगर बिहार में विकास की राजनीति चल रही है तब फिर जदयू और बीजेपी के टिकट पर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार क्यों हैं? बिहार में कोई पैमाना नजर नहीं आता, बस जिसका सिस्टम है और जिसका मीडिया है उसी की बात की धूम है। हर जगह यही पढ़ने को मिलेगा, अवैध शराब का नेटवर्क फैल गया है, लेकिन शराब माफिया का जिक्र नहीं होगा। इसके पीछे कौन है इसकी बात नहीं होगी, या किस राज्य में हुआ कोई नहीं बताएगा। सच यह है कि अपराधियों के बिना बिहार की राजनीति नहीं हो सकती, और यह सच नीतीश कुमार के 20 साल में भी नहीं बदला, वरना नीतीश कुमार एक सीट के लिए अनंत सिंह को टिकट नहीं देते। बीजेपी के नेता अपने भाषणों में जंगल राज का ऐसा खाका खींच देते हैं जैसे सब कुछ अभी की बात हो। इसका मतलब है बीजेपी को लगता है यह मुद्दा आज भी काम करता है। आप याद करो साथियों, ललटेनिया यदि आपके बीच में आता है उससे पूछना, लालू जी ने 15 साल में 94,000 नौकरी दिया था और नीतीश जी ने 20 साल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया साथियों। और इस बार नीतीश जी ने तय किया है, पिछले बार 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना था, इन्होंने 52 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दिया है। बिहार में पिछले कई चुनावों से नौकरी बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे के बाद भी नीतीश कुमार सत्ता में वापसी करते रहे हैं और तेजस्वी सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। बिहार में गरीबी मुद्दा नहीं है। सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि नीतीश के सुशासन में बिहार में इतनी गरीबी कैसे पैदा हो गई, क्यों पलायन जारी रहा, रोजगार के अवसर पैदा क्यों नहीं हुए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इंडियन एक्सप्रेस में नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा है कि बिहार में 64% परिवार महीने का 10,000 भी नहीं कमा पाता है। अब आप सोचिए, उस बिहार में 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए हैं। केवल 4% परिवार ऐसे हैं जो 50,000 से अधिक कमाता है। चिदम्बरम के इस लेख को कितने लोग पढ़ पाएंगे? जाहिर है बहुत लिमिटेड अकादमिक चर्चा में इसका जिक्र होगा, लेकिन जिस राज्य से 1 से 3 करोड़ लोग पलायन कर गए उस पर नीतीश कुमार से लेकर सम्राट चौधरी तक कोई नहीं बोलता है। रेल मंत्री ने दावा किया है कि छठ के समय 1 करोड़ 60 लाख बिहारी घर आए। जाहिर है 3 करोड़ की संख्या कहीं से काल्पनिक नहीं, जिसका जिक्र चिदम्बरम ने अपने लेख में किया है। कोई इस बात का जवाब नहीं देता कि बिहार अगर विकसित हुआ है तो 64% परिवार 10,000 से कम क्यों कमाते हैं, फिर वो अपना घर कैसे चलाते हैं? क्या यही सोचकर उनकी कमाई से ज्यादा 10,000 रुपए दिए गए हैं? क्या इसीलिए पैसे बांटकर चुनाव जीता जा रहा है? Wait. 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उस समय जिसका जन्म हुआ वह मतदाता 19 या 20 साल का हो रहा होगा, यानी लोकसभा और विधानसभा का मिलाकर यह दूसरा चुनाव होगा। बिहार में पहली बार वोट डालने वाले वोटर की संख्या 14 लाख बताई जा रही है। इतने बड़े मतदाताओं के सामने जंगल राज का भूत खड़ा किया जा रहा है और जवाब नहीं दिया जा रहा है कि इस बिहार में उसके सामने रोजगार और शिक्षा के अवसर क्या है। क्यों बिहार में बेरोजगारी 10% से अधिक है। सितंबर महीने में भारत में बेरोजगारी की दर 5.2% थी। भारत में जितनी बेरोजगारी है उससे डबल बेरोजगारी बिहार में दर्ज की गई। इन युवाओं के लिए अकाउंट में पैसे डालने के अलावा क्या कोई दूसरा जवाब है? नीतीश कुमार ने 12वीं पास और ग्रेजुएट बेरोजगारों को
1,000 रुपए प्रति महीने भत्ते की घोषणा की है। तारापुर मुंगेर में है। नीतीश कुमार की सभा के अगले दिन तेजस्वी यादव ने मुंगेर में सभा की। तेजस्वी बेरोजगारी के सवाल पर जंगल राज की अवधारणा से लड़ रहे हैं। नौकरी के सहारे तेजस्वी की यह तीसरी कोशिश है। 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा जोर पकड़ा। क्या तेजस्वी इस बार नौकरी को केंद्रीय मुद्दा बनाने में सफल हो जाएंगे और नौकरी के सहारे सत्ता तक पहुंच जाएंगे? कोनो कारखाना खोल दिए क्या मोदी जी, नीतीश कुमार जी? दिल पे हाथ बताओ, कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। आज इस मंच से तेजस्वी कह रहा है, तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेगा, बनाइएगा, अपने भाई बेटे को सम्मान दीजिएगा। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। हम उस दिन की रैली पर रिपोर्ट कर रहे हैं जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के लिए प्रचार किया था। देखना चाहते हैं कि सम्राट के भाषण में क्या नहीं था और नीतीश कुमार के भाषण में क्या था। सम्राट के भाषण में मुसलमान का जिक्र नहीं था, नीतीश कुमार के भाषण में था। उन्होंने यही बताया, कब्रिस्तान की दीवार बनवा दी गई, मदरसों को मान्यता दी और कहा कि सभी के लिए काम करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो। Wait. अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और दूसरी बात है, हिंदू वाला भी, उसको भी देखे थे कि हिंदू मंदिरों में भी रात में, शाम में चला जाता था, इधर उधर गड़बड़ करता था, तो हम लोगों ने उसको भी देखा था। तो उसके लिए हम लोगों ने उसका भी इंतजाम किया। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, आज जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, सब तरह का अब सुविधा है। ऐसा लगता है कि नीतीश अकेले इसकी कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनके साथ बना रहे। सम्राट चौधरी के लिए प्रचार करने आए नीतीश कुमार ने वक्फ पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने लगे हैं। और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे, न बटेंगे और न कटेंगे। राजनीति में हम केवल उम्मीदवार की बात करते हैं, लेकिन उम्मीदवार अपने मंच पर कई लोगों के नाम लेता है। सम्राट चौधरी जब अमित शाह का अपने मंच पर स्वागत करते हैं, केवल 5 नाम लेते हैं। जाहिर है गृहमंत्री का असर होगा, लेकिन जब नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं तो एक सांस में 31 लोगों के नाम लेते हैं। वैसे तो सभी का मैं नाम जानता हूं साथियों। सम्मानित मंच और मंच पर के सामने उपस्थित इस तारापुर और खड़गपुर के लोगों के साथ आज मैं अभिनंदन करता हूं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। Wait. There's something I want to tell you. -2. Even I have something to tell you. Huh?
lasting सम्राट चौधरी का भाषण सुनकर नहीं लगा कि उन पर चुनाव से पहले इतने गंभीर आरोप लगे हैं। न ही वित्त मंत्री वाली चमक दिखी जिससे बिहार के निवेश के बारे में आप कुछ ज्यादा जान सकें। बीजेपी ने वादा किया है अगले 5 साल में बिहार में 50 लाख करोड़ का निवेश होगा। बीजेपी को बताना चाहिए उसके किस राज्य में 50 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। मतदान करीब आते आते चुनाव का क्या हाल होता है उम्मीदवार से पूछिए। बूथों पर कार्यकर्ता बिठाने के लिए पैसों की लूट शुरू हो जाती है। जो जितना बांट दिया उसकी तैयारी उतनी मजबूत नजर आती है। दरअसल वास्तविक राजनीति की सच्चाई इन मुद्दों और सवालों से कहीं ज्यादा क्रूर है। सम्राट चौधरी के उच्चारणों का मजाक उड़ाया जाता है, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। सम्राट वित्त मंत्री के रूप में कैसे मंत्री हैं इसका मूल्यांकन होना चाहिए, किस शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं इसका नहीं। उच्चारण की बात तब होती जब बिहार में चुनाव जात देखकर, खाते में 10,000 देखकर नहीं होता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।